जय हिंद। अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ने के लिए किसके अकॉर्डिंग, एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग, तो इसका सिलेबस दो पार्ट में दिया हुआ है। पहला पार्ट जो है वो पेपर थर्ड में दिया हुआ है, यूनिट नंबर 7 में। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है जियोग्राफी में। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे स्टडी करना है, क्योंकि उन्होंने तो सिलेबस को दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा सिलेबस को एक जगह पे उठा के लेके आएंगे और सिलेबस को एक साथ रख के फिर डिसाइड करेंगे किस टॉपिक को किस ऑर्डर में स्टडी करना है, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक का बिखराव बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या, सिलेबस के टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। जो जो इमेज आपको सामने दिख रही है ना, इस इमेज में सभी टॉपिक को ऑर्डर वाइज और एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर में डिसाइड मतलब डिफाइन किया गया है, और आप देख के समझ सकते हैं कि किस टॉपिक को पढ़ना है हमें और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टॉपिक हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टॉपिक को लेकर के, तो हमारे पास इतिहास है, संस्थान है और व्यक्तित्व है और बाह्य अंतरिक्ष समझौता है। इतने सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष यानों की कक्षा है, ठीक है ना। अंतरिक्ष यानों की कक्षाओं के अलावा प्रमोचक यानों की पीढ़ियां, उपग्रह एवं उपग्रह के प्रकार, और इन प्रकारों में मौसम उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह और नौवहन उपग्रह, ये चारों के चारों उपग्रहों के प्रकार हैं हमारे पास। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अभियानों की स्टडी करना, अंतरिक्ष कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन के रखी है, उस पर स्टडी करना, उपयोग और अन्य अन्य कोई ऐसे टॉपिक जो छूट जाएंगे उन पे स्टडी करना है हमें। अब समझने वाली बात है कि जो जियोग्राफी का टॉपिक दिया हुआ है वहां पे सुदूर संवेदन है, तो सुदूर संवेदी उपग्रहों के साथ साथ सुदूर संवेदन की स्टडी करनी है। नौवहन उपग्रह अर्थात जीआईएस जीपीएस इसकी स्टडी करनी है, और इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लिंक करना है किससे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से। जो पार्ट लिंक करता है कहां पे, सॉरी, जो पार्ट लिंक करता है हमारा जीआईएस में। तो इन सभी चीजों की हमें स्टडी करनी है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिए, इन सभी चीजों को, ये सभी टॉपिक को इमेज के फॉर्मेट में समझते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या, इतिहास। अब इतिहास में भारत में शुरुआत कब हुई, ठीक है, इस शुरुआत में भारत में योगदान किस किस का रहा है, जिनमें से विक्रम साराभाई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनको हम व्यक्तित्व में भी स्टडी करेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐतिहासिक जानकारी को ऐसे स्टडी करना है। उसके बाद संस्थान की बात करते हैं। संस्थान जो है, अब इसरो के संस्थान, इसरो की बात कर लें, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी संस्थानों की बात कर लें, क्या है, कोई भी बहुत बड़ा काम जो है ना एक अकेली संस्था नहीं कर सकती है। तो संस्थाओं को डिवाइड किया जाता है और अलग अलग जगह पे उनकी आवश्यकता अनुसार स्थापित करके वो काम को पूरा किया जाता है। जैसे कि बात करें, सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्या, खुद इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगर हम बात करें किसकी, ईंधन बनाने का, तो उसके उसके लिए जो संस्था स्थापित की गई है, ईंधन की खोज करना, इन्वेंशन करना, उसके लिए संस्था विक्रम साराभाई केंद्र हमारा कहाँ, तिरुवनंतपुरम में है। कहीं पे उपग्रह बनाए जाते हैं तो कहीं पे लॉन्च व्हीकल बनाए जाते हैं, कहीं पे उन लॉन्च व्हीकल को उड़ाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कहाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में, वहां से लॉन्च व्हीकल उड़ते हैं। तो इन सभी चीजों की स्टडी करनी है, मतलब सभी संस्थानों को भारत के मैप में दिखा के कहाँ कहाँ कौन कौन सा संस्थान है, इस सभी के साथ में हमें संस्थान की भी स्टडी करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व का एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसमें हमारे 7th यूनिट में ही, थर्ड पेपर के। तो उसमें से हमारे कौन हो जाएंगे, विक्रम साराभाई जी के बारे में उनको उसमें सिलेबस में नाम दिया हुआ है इनका, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। बाह्य अंतरिक्ष समझौते की बात करें तो एक समझौता है जो देशों के मध्य हुआ है, और वो समझौता क्या कहता है, वो समझौता बेसिकली ये कह रहा है कि आप, वो समझौता क्या कह रहा है कि जो अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है उसका उपयोग सभी देश किसके लिए करेंगे, मानव के हित के लिए करेंगे, ना कि युद्ध के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष का उपयोग किसके लिए, केवल मानवीय हित और या मानवीय सभ्यता के उत्थान के लिए करने के लिए। ये पार्ट किसमें है, बाह्य अंतरिक्ष समझौते में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष यानों की कक्षाओं के बारे में, जैसे यहाँ पे ध्रुवीय ऑर्बिट है या पोलर ऑर्बिट है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है या कि भूस्थैतिक कक्षा है। अगर हम बात करते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा, पोलर ऑर्बिट, मतलब कहने का जियो स्टेशनरी है, या भूतुल्यकालिक की बात करें या भूस्थैतिक की बात करें या पोलर ऑर्बिट की बात करें या सूर्य तुल्यकालिक की बात करें, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, क्यों ऐसी होती हैं और इनका इस्तेमाल ही क्यों करना चाहिए, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बेसिकली प्रमोचक यानों की बहुत सारी पीढ़ियां, जैसे कि हम बात करते हैं 4 पीढ़ियां हैं भारत में, जो भारत में इसरो ने बनाया है। एक एसएलवी है, एसएलवी के अलावा एक हमारे पास, सॉरी 1 मिनट, एक हमारे पास
SLV है, SLV के बाद ASLV है, और उसके बाद वर्तमान में चलने वाला PSLV बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉकेट है। सबसे ज्यादा इसी का वर्तमान में इसरो इस्तेमाल कर रहा है और इसका व्यावसायिक उपयोग तो बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास है क्या, GSLV। GSLV एक बहुत बेहतरीन रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में वेट, 10 टन वेट या 10,000 किलोग्राम वेट को ले जाने में सक्षम है। तो ये बहुत सारे सैटेलाइट को एक साथ ले जाने की योग्यता रखता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उपग्रहों के प्रकार, इन उपग्रहों के प्रकार में मौसम उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह और नौवहन उपग्रह। जिसमें से सुदूर संवेदन का स्टडी हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। सुदूर संवेदन के साथ साथ नौवहन उपग्रहों की स्टडी करेंगे यहीं पे। तो क्या होगा, हमारा जियोग्राफी यानी कि भूगोल वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं भारतीय प्रमुख पुराने अभियानों के बारे में। ये इतिहास का पार्ट भी है, और ये इतिहास के पार्ट के साथ साथ ये भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों का भी पार्ट है, क्योंकि वही अभियान तो इतिहास बन चुके हैं अब। और इतिहास के साथ साथ भविष्य में आने वाले अभियान क्या क्या हैं, उनका भी अध्ययन हमें करना है। तो सबसे पहला पार्ट, जैसे आर्यभट्ट उपग्रह भेजा गया था, ये भारत का पहला उपग्रह है। ध्यान से देखिए कितना पुराना सा दिख रहा है, ये भारत का पहला उपग्रह है। अब इस उपग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि जब पहला भेजा तब कैसा भेजा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये उपग्रह की, ये रोहिणी उपग्रह है। जब भारत ने अपना अपना पहला लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV का इस्तेमाल करके इसको भेजा था, SLV थर्ड का इस्तेमाल करके, ध्यान दीजिएगा, ये पहला अपने ही घर के लॉन्च व्हीकल से भेजा जाने वाला सैटेलाइट है, जिसका नाम रोहिणी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो PSLV वर्तमान में तो हमारा मतलब आन बान शान बन के बैठा हुआ है। चंद्रयान को ले गया, मंगलयान को लेके गया, और बहुत सारे सैटेलाइट, 100 से ज्यादा सैटेलाइट लेके गया आसमान में, अंतरिक्ष में। तो इसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा सफल उड़ान है इसकी, कभी भी केवल आज तक 2 बार असफल हुआ है, इसके अलावा ये कभी असफल ही नहीं हुआ। ये इसका महत्व है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट, अब देखिए ध्यान से देखिए, वहां हमारा आर्यभट्ट कैसा था, बेचारा इतना पुराना सा, ध्यान से देखिए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, चंद्रयान, अब हम कहां पहुंच रहे हैं, हमारी योग्यता कहां, चंद्रयान की सुंदरता को ध्यान से देखिए, कितना प्यारा दिख रहा है, और कहां, चंद्रमा के ऊपर पहुंचने वाला है सैटेलाइट। इसके बाद मंगलयान, मंगल ग्रह के ऊपर एक यान, आप क्लियरिटी देख रहे हैं कितनी बेहतरीन इमेज की, और कितना दूर गया वो, भारत से निकल के, भारत के कहां से, पुलिकट झील के पास से, श्रीहरिकोटा से निकल के कहां तक पहुंच गया, वो मंगल तक पहुंच गया। मंगल के ऑर्बिट में घूमने वाला, मंगल की फोटो खींच के आपको देने वाला ये सैटेलाइट, ये भेजा गया इसरो के PSLV के द्वारा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में GSLV, जो कि चंद्रयान 2 को लेकर के गया, ध्यान से देखिएगा ये इमेज, ये GSLV Mark 3 की इमेज है, जो चंद्रयान 2 को लेकर जाने वाला है। तो ये सभी हमारी इसरो की वर्तमान उपलब्धियां हैं, मतलब इसरो ने जो वर्तमान में बहुत बेहतरीन काम किया है, उन सभी काम के बारे में बतला रहा है, उसकी योग्यता कहां तक उत्थान हुआ। और एक चीज ये क्यों ऐसा नहीं बतलाती है कि अगर आप काम स्टार्ट करेंगे ना, तो कभी परफेक्ट नहीं होगा, एक कमजोर स्तर से स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन आता जाएगा, जैसा कि इसरो के अंदर परफेक्शन आता जा रहा है, ठीक है ना। एंटी सैटेलाइट मिशन, जो कि भारत में सुरक्षा के लिए अपनाया गया है ना, तो हम चंद्रयान, मंगलयान, IRNSS नाविक के बारे में स्टडी करेंगे, GSLV वगैरह एंटी सैटेलाइट मिशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब एक बहुत बड़ी समस्या आती है, अंतरिक्ष कचरा। अंतरिक्ष कचरा, मेन बात यह है कि अगर ये कचरा कहां आसमान में रहा है ना, अंतरिक्ष में, तो क्या होगा कि ये जितने भी हम सैटेलाइट भेजेंगे उनको टकरा के बर्बाद कर देगा, उनको भी कचरा बना देगा। तो अंतरिक्ष का प्रदूषण पूरे देशों के लिए घातक है। तो इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या किए जा रहे हैं, कैसे इसकी स्टडी करना है, इस पे ध्यान देंगे। और इसके अलावा हमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो ये होता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हो सकते हैं, क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक, इन सभी की स्टडी करना है, बारी बारी से करना है, व्यवस्थित तौर पे। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हम सभी चीजों को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, कहाँ, इस छोटे से इमेज में, क्योंकि ये सभी पार्ट ही वहां पे शामिल किए गए हैं। क्या क्या है हमारे पास है इतिहास, संस्थान, व्यक्तित्व, बाह्य अंतरिक्ष समझौता, ठीक है ना। इसके अलावा अंतरिक्ष यानों की क्या पीढ़ियां, और अंतरिक्ष यानों की पीढ़ियों के बाद उपग्रह के प्रकार में कौन कौन से हैं, मौसम उपग्रह, नौवहन उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह। इनके अलावा भी प्रमोचक यानों की पीढ़ियों के बारे में स्टडी करना है, और भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में स्टडी करना है, भारत की इसरो की क्या उपलब्धियां नहीं उन पे स्टडी करना है, अंतरिक्ष कचरा के बारे में जानना है, उपयोग जानना है। उपयोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि PSC केवल फोकस इसी पे करता है कि क्या आप जिस प्रौद्योगिकी की स्टडी करने जा रहे हैं
उसका क्या उपयोग हो सकता है, इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक होंगे। तो प्रत्येक टॉपिक पे व्यवस्थित बारी बारी से हम अध्ययन करना अब शुरू करते हैं। ये टॉपिक था, ये वीडियो था आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर के इंट्रोडक्शन। क्या सिलेबस में है, क्या पढ़ना है, कैसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना है, और उन सभी चीजों को लेकर के हमें पूरा का पूरा ध्यान स्टडी में लगाना है और टेक्नोलॉजी के पार्ट को व्यवस्थित रूप से पूरा करना है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।